नमो बुद्धाय। ताशीदेले। आज हम आप लोगों को मोनास्ट्री एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ये मोनास्ट्री आखिर है क्या? मोनास्ट्री एजुकेशन क्या है? मोनास्ट्री अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसे बुद्ध विहार या महाविहार या अशोकाराम या संगाराम बोलते हैं। श्रीलंका में आप देखते हैं संगाराम का, अशोकाराम का उपयोग किया जाता है। नालंदा के लिए महाविहार का उपयोग किया जाता है। तो ये जो नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, वल्लभी था, ये सब मोनास्ट्री था। वहाँ शिक्षा दी जाती थी, बुद्धिस्ट शिक्षा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, गणित विज्ञान की, रेखा विज्ञान की, अनुवाद का, दुनिया के जितने विविध क्षेत्र हैं, जितने भी शिक्षा के आयाम हैं, सभी की शिक्षाएं इन मोनास्ट्री में दी जाती थी। दुनिया की पहली मोनास्ट्री नालंदा मोनास्ट्री है, जिसको आज लोग नालंदा विश्वविद्यालय बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय शब्द आज लिखा जाता है वो गलत है। विश्वविद्यालय शब्द हिंदी का शब्द है। पहले विश्वविद्यालय शब्द ही नहीं था। जब विश्वविद्यालय शब्द ही नहीं था तो विश्वविद्यालय नहीं था। तो ये सब मोनास्ट्री थे। नालंदा मोनास्ट्री था, तक्षशिला मोनास्ट्री था, विक्रमशिला मोनास्ट्री था, वल्लभी मोनास्ट्री था। पूरी दुनिया में जितनी मोनास्ट्री बनी, दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, सब नालंदा के कंसेप्ट पर बनी। नालंदा से ही प्रेरणा लेकर, नालंदा के ही पद्धति पर, नालंदा के ही विचार पर दुनिया की, चाहे अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, ब्रिटेन में हो, या यूरोप के किसी भी देश में हो, या चीन में हो, या दुनिया में जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटियाँ बनी, वो सब नालंदा के कंसेप्ट पर बनी। इससे पहले न तो कोई यूनिवर्सिटी होती थी, न मोनास्ट्री होती थी। भगवान बुद्ध पैदल चल करके, जा करके लोगों को टीचिंग किया करते थे, लोगों को ज्ञान दिया करते थे। जब सम्राट अशोक आए तो उन्होंने इसको संस्थागत स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान का विस्तार नहीं हो सकता, ये शोध नहीं हो सकता। तो सम्राट अशोक ने नालंदा मोनास्ट्री की स्थापना किया और बौद्ध भिक्षुओं को कहा कि पढ़ाने की एक योजना बनाएं और संस्थागत तरीके से पढ़ाई हो, दुनिया भर के अच्छे योग्य विद्यार्थी उसमें प्रवेश लें, प्रवेश का एक तरीका हो, प्रवेश के लिए एक परीक्षा हो, और जो योग्य विद्यार्थी है वही इस मोनास्ट्री में प्रवेश पाए। और ऐसा ही हुआ। दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ नालंदा में आते थे, परीक्षा देते थे, कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। जब उस कठिन परीक्षा में पास होते थे तब उनका एडमिशन होता था और जीवन में रह करके पढ़ाई करना पड़ता था। जितने आज आप भारत में वैज्ञानिकों का नाम पढ़ते हैं, किसी को सुनते हैं कि वो कहता है ऋषि है, महर्षि है, योगी है, हिमालय में तपस्या करने गया, और सारी गलत बातें। वो सब के सब नालंदा विश्वविद्यालय के या तो विद्यार्थी थे या वहाँ के शिक्षक थे। वो सब बौद्ध भिक्षु थे, जीवन में रहते थे। उन्हीं लोगों ने वहाँ शिक्षा का काम किया, उन्हीं ने लेखन का काम किया, उन्हीं ने रिसर्च का काम किया, उन्हीं लोगों ने भौतिक विज्ञान पर काम किया, उन्हीं लोगों ने रसायन विज्ञान पर काम किया, उन्हीं लोगों ने चिकित्सा विज्ञान पर काम किया, उन्हीं लोगों ने गणित विज्ञान पर काम किया, उन्हीं लोगों ने बीज गणित पर काम किया, उन्हीं लोगों ने दर्शन शास्त्र पर काम किया, उन्हीं लोगों ने भाषा पर काम किया। जो बुद्धिज्म दुनिया के जिस देश में फैला वो पहले यहाँ भाषा पर काम हुआ, यहाँ लिपियों पर काम हुआ। अगर चाइना में बुद्धिज्म का विस्तार हुआ, यहाँ से जो भी बौद्ध भिक्ष या दर्शन शास्त्री चीन में गया
वो चीन की भाषा वो यहाँ से ही जानता था। जापान में गया तो वो जापानी भाषा जानता था, जापान में जाकर कोई वो जापानी भाषा में वो वहाँ टीचिंग कर रहा था। चीन में गया तो चीनी भाषा में टीचिंग कर रहा था। कोरिया में गया तो कोरियन भाषा में टीचिंग कर रहा था। रसिया में गया तो रसियन भाषा में टीचिंग कर रहा था। थाईलैंड में गया तो थाई भाषा में टीचिंग कर रहा था। तिब्बत में गया तो तिब्बतन भाषा में वो टीचिंग कर रहा था। इस तरह से जो बुद्धिज्म है या भारत का जो दर्शन है, भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो विद्या है, वो पूरी दुनिया में फैली। तो बहुत बड़ा काम हुआ। बीच में ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये 14वीं शताब्दी तक मौजूद है। 14वीं शताब्दी तक इसका अस्तित्व रहा, 14वीं शताब्दी तक। इसीलिए इंडिया को, भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में मानती है, भगवान बुद्ध के देश के रूप में मानती है। लेकिन 14वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के विरोधियों ने, बौद्ध धर्म से नफरत करने वाले लोगों ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, यहाँ से बौद्ध धर्म को ख़त्म किया, नालंदा मोनास्ट्री को जलाया, तक्षशिला मोनास्ट्री को जलाया, वल्लभी को, विक्रमशिला, जितनी भी मोनास्ट्री हैं उनको जलाया, जितने भी यहाँ लिटरेचर थे, जितने भी किताबें थी, सबको जला, सबको ढूंढ करके सबको ख़त्म किया। तो पूरी दुनिया में लिटरेचर ये वहाँ की भाषा में मौजूद था। ये विद्या पूरी दुनिया में, ये कल्चर पूरी दुनिया में मौजूद था। बाद में उन्हीं लोगों के साथ मिल करके और अनागरी धम्मपाल जी यहाँ इंडिया आए, श्रीलंका से चलकर उन्होंने बुद्धिस्ट स्थलों की खुदाई करवाया। जब बुद्धिस्ट स्थलों की खुदाई हो गई तो धीरे धीरे दुनिया के लोग यहाँ आना शुरू हुए। और फिर आज दुनिया जब ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ी तो भारत से बाहर के जो बुद्धिस्ट थे वो यहाँ भारत में आए, इंडिया में आए। उन्होंने फिर से उन मोनास्ट्री का निर्माण यहाँ शुरू किया। और नालंदा वाली जो शिक्षा प्रणाली थी, नालंदा मोनास्ट्री की, तक्षशिला मोनास्ट्री की, वो जो शिक्षा प्रणाली है फिर से यहाँ शुरू किया। और आज बड़ी बड़ी मोनास्ट्री का निर्माण हो गया। इन मोनास्ट्रियों में जो एक बड़ा सेंटर बना वो कर्नाटक राज्य बना। कर्नाटक में हुबली, बेंगलोर, मैसूर, बालेकुप्पे, ये बड़े सेंटर बने। आज हुबली के मुंगोद में डिपुंग गोमांग मोनास्ट्री, डिपुंग लोसलिंग मोनास्ट्री, गार्डन जांगसे, गार्डन सरसे, डिकुंग काग्यू, साक्या, ये बड़ी मोनास्ट्री है। पूरी दुनिया भर के विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। साइंस का डिपार्टमेंट अलग है, भाषा का डिपार्टमेंट अलग है, अनुवाद का डिपार्टमेंट अलग है, स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, मेडिटेशन विभाग अलग है, मेडिटेशन का रिसर्च सेंटर अलग है। पूरा का पूरा जो मुंगोद एरिया है, पूरा का पूरा वो मोनास्ट्री के रूप में है। पूरा का पूरा मोनास्ट्री का नगर ही बसा हुआ है, यह बौद्ध भिक्षुओं का नगर ही बसा हुआ है। दुनिया के हर देश का विद्यार्थी वहाँ मिलेगा। वहाँ तो रूस का विद्यार्थी मिलेगा, जापान का मिलेगा, कोरिया का मिलेगा, अमेरिका का मिलेगा, कनाडा का मिलेगा। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश का विद्यार्थी वहाँ नहीं मिलेगा। भारत में भी लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, नेपाल है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, भूटान है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। यहाँ हर जगह के विद्यार्थी इन मोनास्ट्रीज में पढ़ते हैं, बड़ी संख्या है, बड़े इलाके में। वाकई आज हुबली एक बड़ा केंद्र बौद्ध धर्म के रूप में, बौद्ध संस्थान के रूप में और विश्व स्तर की शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा है। इसी तरह कर्नाटक में जो मैसूर है, मैसूर में बालेकुप्पे है। ये बालेकुप्पे केरला के बॉर्डर पर है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मोनास्ट्रियों में से एक नमडोलिंग मोनास्ट्री का सेंटर है। नमडोलिंग मोनास्ट्री के नाम से या गोल्डन टेम्पल के नाम से ये जाना जाता है। पूरे इंडिया के निंगमा सेक्ट का भी ये प्रमुख सेंटर है। निंगमा सेक्ट का इधर दक्षिण एशिया में जितना भी संचालन है वो नमडोलिंग से होता है। आज भारतीय उपमहाद्वीप में या दुनिया के किसी भी मोनास्ट्री में कोई भी अगर टीचर है, पढ़ा रहा है, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, वो नमडोलिंग से पढ़ कर के गया है। नमडोलिंग से हर साल
500 PhD धारी निकलते हैं। वहीं निंगमा नमडोलिंग के बगल में निंगमा नन्नरी मोनास्ट्री है, लड़कियों की मोनास्ट्री है, बड़ी मोनास्ट्री है और बहुत अच्छी मोनास्ट्री है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पूरे बायलाकुप्पे में लड़कियों की एकमात्र मोनास्ट्री है। यहीं पर गेलुक सेक्ट का सेरा में मोनास्ट्री है। सेराजे बहुत विशाल है। सेराजे में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सेरा में मोनास्ट्री में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये दोनों मोनास्ट्री को देख कर ऐसा लगता है कि पूरा नगर ही बसा हुआ है बौद्ध भिक्षुओं का या मोनास्ट्री का। बहुत बड़े एरिया में है। और वहीं से थोड़ी दूर पर टासी लिम्फू मोनास्ट्री है। ये भी गेलुक परंपरा की मोनास्ट्री है। यहाँ 3 बड़ी मोनास्ट्री गेलुक परंपरा की है, जिसके प्रमुख हैं परम पूज्य दलाई लामा जी। वहीं से थोड़ी दूर पर काग्यू सेक्ट की मोनास्ट्री है, काग्यू कर्मा सेक्ट का नालंदा इंस्टीट्यूट। ये भी बड़ा है, 100 एकड़ में बना हुआ है। ये जो काग्यू कर्मा नालंदा मोनास्ट्री है, ये रूमटेक मोनास्ट्री सिक्किम का ब्रांच है और इसके रिम्पोछे जी बहुत सुलझे हुए हैं। सभी विषयों के बारे में उनका बहुत व्यापक अध्ययन है। इस कर्मा काग्यू नालंदा मोनास्ट्री में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। यहीं पर से थोड़ी दूर पर कर्मा काग्यू नालंदा मोनास्ट्री से थोड़ी दूर पर साक्या की मोनास्ट्री है, डिकुंग काग्यू की मोनास्ट्री। डिकुंग काग्यू में भी 500 बच्चे पढ़ते हैं। डिकुंग काग्यू का संचालन जर्मनी से होता है। डिकुंग काग्यू बड़ी संस्था है। कर्मा काग्यू से अलग सेक्ट है ये। और डिकुंग काग्यू के बड़े संस्थान जो लोग लुम्बिनी गए होंगे, लुम्बिनी में जर्मन मोनास्ट्री देखे होंगे, वो डिकुंग काग्यू का ही मोनास्ट्री है। डिकुंग काग्यू का की बड़ी मोनास्ट्री देहरादून में है, बीर में है, हिमाचल प्रदेश के बीर में है, काठमांडू में है, बहुत जगह है। और ये बड़ी संस्था है जिसका कि सब कुछ मुख्य मैनेजमेंट पूरी दुनिया में जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होता है। तो ये यहाँ बायलाकुप्पे में ये मोनास्ट्री है। इसके अलावा यहाँ साक्या का 2 है। तो ये छोटी छोटी मोनास्ट्री तो बहुत हैं, ये बड़ी मोनास्ट्री है। तो आज जो बायलाकुप्पे है मशहूर है, ये भी बौद्ध शिक्षा का और विश्व स्तर की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। बायलाकुप्पे से बेंगलोर के बीच में होसूर है। होसूर में भी बड़ी मोनास्ट्री हैं और होसूर भी बुद्धिस्ट शिक्षा का, विश्व स्तरीय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। बेंगलोर में भी बड़ी मोनास्ट्री हैं। 2 मोनास्ट्री निंगमा की हैं, 2 गेलुक की हैं और 2 मोनास्ट्री काग्यू कर्मा की हैं। यहाँ थेरवादी परंपरा की भी मोनास्ट्री है, महाबोधि सोसाइटी का भी मोनास्ट्री है। इसके अगल बगल के केरला है, तमिलनाडु है, इन इलाकों में भी मोनास्ट्री का विस्तार हुआ है। हिंदी भाषा नहीं है, लेकिन मलयालम भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ा भाषा में मोनास्ट्री का विस्तार हुआ है। शिक्षाएं दी जाती हैं, वो लोग आते हैं। हम नमडोलिंग मोनास्ट्री के जो टुल्कू रिम्पोछे हैं, उनसे जब बातचीत हुई उनके साथ, तो टुल्कू रिम्पोछे जी ने यहाँ बायलाकुप्पे के अगल बगल, मैसूर के अगल बगल, केरला के अगल बगल, तमिलनाडु के अगल बगल जितनी भी मोनास्ट्री बनी हैं, जितना शिक्षा का काम हो रहा है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। तो ये दक्षिण भारत के राज्यों में बड़े पैमाने पर एक विस्तृत काम हो रहा है, जिसके बारे में उत्तर भारत के लोगों को जानकारी नहीं है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मोनास्ट्री का जाल बिछा हुआ है। देहरादून में जोनांग मोनास्ट्री है, निंगमा मोनास्ट्री है, बीर में जोंगसर यूनिवर्सिटी है, कनिष्का विद्यालय है। बीर में कम से कम 10 मोनास्ट्री निंगमा की हैं और जो कि अच्छी बड़ी बड़ी मोनास्ट्री है। उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर सेरेबलिंग मोनास्ट्री है। सेरेबलिंग बड़ी मोनास्ट्री है, कर्मा काग्यू का है। इसके प्रमुख सितुताई रिम्पोछे जी हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ फार्मेसी कॉलेज भी है सेरेबलिंग मोनास्ट्री में।
और इस सेरेबलिंग मोनास्ट्री में किसी भी मोनास्ट्री में से 8वीं 10वीं पास कर चुके या 12वीं पास कर चुके या ग्रेजुएशन कर चुके या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बच्चे यहाँ की मेडिकल परीक्षा में बैठ सकते हैं, टेस्ट में बैठ सकते हैं, और उसमें पास होने पर वो यहाँ के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, यहाँ के फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी उच्च स्तर की ये मोनास्ट्री है और सेरेबलिंग मोनास्ट्री के ब्रांच पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। सेरेबलिंग मोनास्ट्री का नन्नरी लड़कियों की मोनास्ट्री मनाली में है। मनाली में बहुत बड़ी मोनास्ट्री है जिसमें 500 लड़कियां पढ़ती हैं। इसी तरह से ये जो कुल्लू है, मनाली है और कांगड़ा है, धर्मशाला है, लद्दाख है, इन पूरे इलाके में मोनास्ट्री का जाल फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा उत्तराखंड से लगती है, देहरादून से लगती है, पाउंटा साहिब, वहाँ भी मोनास्ट्री है, वहाँ गेलुक की मोनास्ट्री है। देहरादून में 28 मोनास्ट्री है। देहरादून में मिंडोलिंग मोनास्ट्री निंगमा की है, डिकुंग काग्यू की मोनास्ट्री है, गेलुक की मोनास्ट्री है, साक्या की मोनास्ट्री है, साक्या का नन्नरी है, डिकुंग काग्यू का नन्नरी है। इस तरह से 28 मोनास्ट्री है। हर सेक्ट की मोनास्ट्री देहरादून में है। देहरादून इस समय बुद्धिस्ट शिक्षा का, विश्व स्तरीय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। कम से कम 50,000 व्यक्ति प्रतिदिन देहरादून में इन मोनास्ट्री को देखने जाते हैं। नेपाल में हम चलते हैं तो नेपाल में जो काठमांडू है वो मोनास्ट्री का केंद्र है। इस समय ऐसा कोई सेक्ट नहीं है, ऐसा कोई सबसेक्ट नहीं है जिसकी मोनास्ट्री काठमांडू में ना हो। टरगर मोनास्ट्री जो स्वयंभू में है, पायुलिंग मोनास्ट्री सांखू में है, बौद्धा जिसको बौद्धनाथ बोलते हैं, अकेले बौद्धनाथ में 25 से ज़्यादा मोनास्ट्री है। कपन में वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी में कपन है। कपन में गेलुक की बहुत बड़ी मोनास्ट्री, गेलुक का नन्नरी है। कपन है, बौद्धनाथ है, सांखू है, बूढ़ा नीलकंठ है। ये सेंटर, ये पूरे के पूरे बुद्धिज्म संस्थाओं के मोनास्ट्री के ये केंद्र हैं। नमो बुद्धा है। ये सभी जहाँ भी आपको काठमांडू में जहाँ भी आपको पहाड़ की चोटी दिखेगी, आपको लगेगा पहाड़ है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पैदल आप जाएंगे देखेंगे वहाँ सड़कें बनी हैं और वहाँ मोनास्ट्री का जाल बिछा हुआ है। अकेले स्वयंभू के इलाके में 25 से ज़्यादा मोनास्ट्री, स्वयंभू के इलाके में। तो इस तरह हमने बताया आपको। उधर ईलम में, दमक में, विराटनगर में भी मोनास्ट्री का जाल बिछा हुआ है। जो हिमालय रीजन है, जहाँ जो बर्फीला इलाका है, उधर भी मोनास्ट्री का जाल बिछा है। तो इस समय नेपाल बुद्धिस्ट शिक्षा का, विश्व स्तरीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम सिक्किम में जब चलते हैं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम में एक तो इंटरनेशनल मोनास्ट्री है, दूसरा वहाँ के राजा के द्वारा संचालित मोनास्ट्री है, और तीसरा सिक्किम के राज्य सरकार के द्वारा संचालित भी मोनास्ट्री है। सिक्किम की राज्य सरकार द्वारा संचालित 229 मोनास्ट्री हैं। उनमें जो शिक्षक होते हैं वो सरकारी शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक सब बौद्ध भिक्षु होते हैं। उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब शिविर में रह के पढ़ते हैं, लेकिन उनका पूरा खर्च सिक्किम की राज्य सरकार वहन करती है। मोनास्ट्री में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। उनका कपड़े से लेकर, मेडिकल से लेकर, फीस से लेकर, भोजन से लेकर, दवाइयों से लेकर, जितने भी रहने से लेकर के, कभी बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो यात्रा खर्च से लेकर सभी खर्च वहाँ सरकार देती है, सिक्किम की सरकार देती है। इंटरनेशनल मोनास्ट्री भी सिक्किम में है। रूमटेक मोनास्ट्री है, सुरमांग मोनास्ट्री है, श्रीबदम में निंगमा मोनास्ट्री है, युक्सुम में मोनास्ट्री है, जोरथांग में है, नामची में 2 मोनास्ट्री है, आले मोनास्ट्री है, नामदक मोनास्ट्री है, गंगटोक में देवराली मोनास्ट्री है। देवराली मोनास्ट्री के से 5 रिम्पोछे जुड़े हुए हैं, उनकी अलग अलग मोनास्ट्री हैं। फिर उत्तरी सिक्किम में नन्नरी है और भी कई मोनास्ट्री हैं।
सबसे ज़्यादा जो मोनास्ट्री सिक्किम में है वो निंगमा सेक्ट की मोनास्ट्री, सबसे ज़्यादा उपासक भी निंगमा सेक्ट के हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे सिक्किम की हर मोनास्ट्री में पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा। गरीब से गरीब घर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो बड़े घर का बच्चा हो, मीडियम घर का बच्चा हो, चाहे किसान का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो। सभी बच्चे जो मोनास्ट्री में पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी किया है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उत्तर प्रदेश के उनके साथ जो मध्य प्रदेश के भी बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चों ने टॉप किया। इससे एक अच्छा संदेश गया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इनको एडमिशन दिया जाना चाहिए और इनको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसी तरह दार्जिलिंग में मिरिक में बोकर मोनास्ट्री है, बोकर मोनास्ट्री का स्कूल है, उसमें भी अपने यहाँ के बच्चे हैं। डमडिंग में भूटान बॉर्डर पर डमडिंग है, वहाँ बोकर मोनास्ट्री का सेडा यानी कॉलेज है, उसमें भी यूपी के बच्चे हैं। ये सब बड़ी मोनास्ट्री है। ये कर्मा काग्यू की मोनास्ट्री है, इनमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसमें भी यूपी के बच्चे हैं, एमपी के बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। खरसांग में मोनास्ट्री है, साक्या की मोनास्ट्री है, काग्यू कर्मा की। रूमटेक मोनास्ट्री का ब्रांच है, यहाँ भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। और काग्यू कर्मा जो रूमटेक मोनास्ट्री वो पहली मोनास्ट्री है जिसने यूपी के बच्चों को पहली बार प्रवेश दिया था। तो सिलीगुड़ी में भी मोनास्ट्री का जाल बिछा हुआ है। यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध मोनास्ट्री है वो इवाम इंडिया बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ये लड़कियों की मोनास्ट्री है, निंगमा सेक्ट की मोनास्ट्री है। उसके रिम्पोछे जी वियतनाम में रहते हैं और बहुत अच्छा यूपी की, एमपी की, झारखंड की लड़कियाँ वहाँ रहती हैं, पढ़ती हैं और उनका भी जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है। यूपी के बच्चे, एमपी के बच्चे निंगमा मोनास्ट्री शिला पत्थर में भी है। निंगमा मोनास्ट्री शिला पत्थर एक बड़ी मोनास्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वैसे वो बॉर्डर है, आसाम अरुणाचल का बॉर्डर है, लेकिन उसका जो सेडा है, कॉलेज है, वो टूटिंग में है, टूटिंग चाइना बॉर्डर पर है। और वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ बुद्धिस्ट लोग हैं और यहाँ के बच्चे हैं इस समय करीब 60 बच्चे निंगमा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री शिला पत्थर और टूटिंग में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को वहाँ भी बच्चे भेजने चाहिए। इसी तरह से जो बोमडिला है, देरांग है और तवांग है, वहाँ ये इस एरिया में भी, ये पश्चिमी जो अरुणाचल का एरिया है, यहाँ भी मोनास्ट्री है, यहाँ मोनास्ट्री का जाल बिछा हुआ है। हालांकि इस इलाके में जो ज़्यादा मोनास्ट्री है वो निंगमा सेक्ट की मोनास्ट्री है, लेकिन तवांग में गेलुक की बड़ी मोनास्ट्री है, निंगमा की भी बड़ी मोनास्ट्री है तवांग में। और तवांग बौद्ध शिक्षा का तो केंद्र है ही, पूरी दुनिया का टूरिज्म का भी केंद्र है। तवांग पर सभी लोगों की नज़र रहती है क्योंकि चीन इस पर अपना दावा करता है, लेकिन वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है और पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों के लिए बहुत बड़ा केंद्र है, विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए बड़ा केंद्र है। आप लोगों को इन इलाकों में भी जाने चाहिए। और ये जो 35 मोनास्ट्री यहाँ पश्चिमी अरुणाचल में हैं, ये सभी मोनास्ट्री आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ उधर की जानकारी रही। हम जब इधर आते हैं लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में, यहाँ भी मोनास्ट्री है एजुकेशन वाली। हालांकि मोनास्ट्री बोध गया में 170 के करीब बनी है, लेकिन केवल एकमात्र मोनास्ट्री टरगर मोनास्ट्री है जिसमें पढ़ाई होती है, बाकी मोनास्ट्री में पढ़ाई नहीं होती। बाकी में मोनास्ट्री का उपयोग गेस्ट हाउस के लिए किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर के बुद्धिस्ट उपासक बोध गया आते हैं तो रुकते हैं, तो टूरिज्म का एक सेंटर है बोध गया, इसलिए उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन कर्मा काग्यू की ट्रंगू रिम्पोछे जी की मोनास्ट्री टरगर मोनास्ट्री, टरगर के ही नाम से काठमांडू में भी है, शंभुनाथ में, और टरगर के नाम से ही बोध गया में भी है। टरगर मोनास्ट्री में बच्चे पढ़ते हैं, 500 के करीब बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश के भी 35 बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस उनका भी है। एक तो मैनपुरी के रहने वाले
उनका एमए हो चुका है, वो लोपेन बन चुके हैं, शाक्य परिवार से हैं। सारनाथ में भी मोनास्ट्री है, 5 मोनास्ट्री है। मोनास्ट्री यहाँ 28 है, लेकिन 5 एजुकेशनल मोनास्ट्री है। वज्र विद्या इंस्टीट्यूट है, ये कर्मा काग्यू का है, ये टरगर का ही ब्रांच है, ये शंगु रिम्पोछे जी का है। और यहाँ भी 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे नेपाल के हैं। काठमांडू के टरगर मोनास्ट्री से आते हैं, यहाँ 2 साल रहते हैं, फिर वापस वो चले जाते हैं। यहाँ निंगमा इंटरनेशनल की मोनास्ट्री है, जो केवल पीएचडी वालों को पढ़ाती है। उसमें भी सब इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। यहाँ 2 मोनास्ट्री लड़कियों की है, लेकिन वो कॉलेज स्तर का है, और यहाँ की उसमें कोई लड़कियाँ नहीं। हालांकि एक मोनास्ट्री में हिमाचल प्रदेश की लड़कियाँ हैं, दूसरी मोनास्ट्री में काठमांडू और पोखरा की लड़कियाँ हैं। तो लेकिन इस यूपी, बिहार या इस प्लेन के इलाके की लड़कियाँ नहीं हैं। निंगमा मोनास्ट्री का एक और मोनास्ट्री है यहाँ, जिसमें पढ़ाई होती है। 40 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। लेकिन उस निंगमा मोनास्ट्री में जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो सब नेपाल के हैं। यानी इन 5 मोनास्ट्री में आप, ये मोनास्ट्री सारनाथ में, बनारस में है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का एक भी बच्चा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि या तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जागरूक नहीं है, या इनके बारे में विधिवत जानता नहीं है, और या तो बुद्धिज़्म के प्रति जो एक अनुशासन होता है, वो अनुशासन का पालन नहीं करता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के बच्चों को यहाँ सारनाथ की मोनास्ट्री में एडमिशन नहीं मिलता है। लुम्बिनी में 3 मोनास्ट्री है, टोटल मोनास्ट्री तो लुम्बिनी में 48 है, लेकिन 3 ऐसी मोनास्ट्री हैं जिसमें पढ़ाई होती है। एक सिंगापुर मोनास्ट्री है, ये निंगमा की मोनास्ट्री है, सिंगापुर मोनास्ट्री में भी बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा वहाँ कर्मा काग्यू के मोनास्ट्री है, उसमें भी पढ़ाई होती है। और एक और मोनास्ट्री है जो चाइना मोनास्ट्री के बगल में है, ये स्विट्ज़रलैंड की मोनास्ट्री है, तो इसमें भी पढ़ाई होती है। यही 3 मोनास्ट्री हैं जिसमें पढ़ाई होती है, बाकी लुम्बिनी में पढ़ाई नहीं होती है। लुम्बिनी में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया के बुद्धिस्ट देशों के द्वारा नेपाल सरकार के नेतृत्व में चलाई जाती है। दुनिया के बुद्धिस्ट देश उसको बजट देते हैं, है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन उसमें बाहर के जो बच्चे हैं, नेपाल के बाहर के बच्चे हैं, उनको फ़ीस लगती है, बड़ी फ़ीस लगती है, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी रही मोनास्ट्री से संबंधित। अब इन मोनास्ट्री में पढ़ाई कैसे होती है, इनमें बच्चे क्यों आपके जाने चाहिए। एक तो जो बुद्धिज़्म का विस्तार है उसके लिए ये ज़रूरी है। दूसरा, बुद्धिज़्म के लिहाज से छोड़ें तो आपके लिए अगर ग्लोबल इकोनॉमी में प्रवेश करना है तो बुद्धिज़्म ही एकमात्र रास्ता है। बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो दुनिया के देशों में प्रवेश करने के लिए आपको बुद्धिज़्म के करीब आना पड़ेगा, बुद्धिज़्म को सीखना पड़ेगा, बुद्धिज़्म को सुनना। और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसे जापानी है, चाइनीज़ है, रसियन है, पुर्तगीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, रसियन है, ये सारी भाषाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक ये भाषा नहीं जानेंगे तो दुनिया के देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते। दुनिया में जाने का रास्ता, दरवाज़ा बंद रहेगा। आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में पूरे उत्तर प्रदेश में आप सीखने जाइए, शायद नोएडा में कोई संस्थान मिल जाए, वरना पूरे यूपी में एक भी संस्था आपको ये विदेशी भाषा सिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो जब विदेशी भाषा आप सीखेंगे नहीं तो दुनिया में आप जा नहीं सकते। इन मोनास्ट्री में पढ़ते हुए, इन मोनास्ट्री में रहते हुए ये बच्चे बुद्धिस्ट फिलासफी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तिब्बतन सीखते हैं, जापानी, जर्मन, रसियन, ये सभी भाषाएं सीखते हैं। और क्योंकि यहाँ दुनिया के विद्यार्थी रहते हैं, दुनिया के भर्ती टीचर रहते हैं, उनके साथ ये समरस रहते हैं, यहीं मोनास्ट्री में रहते रहते ये ग्लोबल हो जाते हैं। फिर ये बच्चे यहाँ से जब पढ़ाई पूरी करते हैं, उनकी पढ़ाई एमए हो जाती है, एमए के बाद फिर पीएचडी हो जाता है। पीएचडी करने के बाद मोनास्ट्री स्वतंत्र कर देता है, फिर ये बच्चे पूरी दुनिया में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सच्चाई ये है, मोनास्ट्री से पढ़े हुए 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो विकसित देशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं कि वो योग्य हो चुके हैं। 1% ही बच्चे यहाँ से पढ़कर
वो इंडिया में रहते हैं, पर इंडिया में कहाँ रहते हैं, जिस मोनास्ट्री से पढ़ा है उसके रिम्पोचे जब बोलते हैं कि आपको ये मोनास्ट्री संभालना है, आपको ये देखना है, तो अपने गुरु का लिहाज करके उनके आज्ञा का पालन करके वो यहाँ की मोनास्ट्री को संभालते हैं। वरना वो नौकरी के लिए वो कहीं इस देश में नहीं रुकते हैं, या नौकरी करने के लिए वो कहीं नहीं रहते। यानी जिस मोनास्ट्री में उन्होंने पढ़ा है, उनके रिम्पोचे जी जब उनसे आग्रह करते हैं, उनको बताते हैं कि इस संस्थान को आपको संभालना है, तभी वो रुकते हैं। नहीं तो ये सब पढ़े लिखे इतने योग्य व्यक्ति सब दुनिया के विकसित देशों में चले जाते हैं। तो हम लोगों के लिहाज से ये भी महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर यूपी, बिहार, एमपी, इन राज्यों के प्लेन के इलाके के बच्चे पढ़ करके एक तो बुद्धिस्ट फिलासफी पर काम करें, इंडिया में काम करें, भाषा पर काम करें, विज्ञान पर काम करें, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाने में काम करें, आपको दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में प्रवेश कराने का काम करें। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है, वहाँ की भाषा में है, उन भाषाओं से आपकी भाषा में अनुवाद कर करके आपके देश में लाएं। दुनिया के देश के लोगों को आपसे जोड़े, आप लोगों को दुनिया के लोगों से जोड़े। तो ये जो मोनास्ट्री में पढ़ने वाले बच्चे ये बड़ा काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे, और इस तरह का नेतृत्व करेंगे कि यही लोग आपकी गरीबी दूर करेंगे, यही लोग आपकी अशिक्षा दूर करेंगे। इसलिए इनका सहयोग करिए। ये जो आज बच्चे गांव में रह रहे हैं, आप गांव में जा कर के देखिए, हम सारे लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। आज भारत के प्लेन के इलाके का कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य के सरकारी स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या दूसरा राज्य हो। तो जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो फिर क्या करेगा? वो देखते देखते 12-13 साल का बच्चा हो जाता है और उसको पास करते जाते हैं। बच्चा 10वीं पास कर लेता है, उससे कुछ आता जाता नहीं, वो किसी कंपटीशन लायक नहीं रहे। जब किसी कंपटीशन लायक नहीं रहेगा फिर क्या करेगा? वो आगे लेबर बनेगा। इस बच्चे को लेबर बनने से रोकना है, बचाना है, तो इस बच्चे को गांव से उठा करके मोनास्ट्री में भर्ती कराइए। मोनास्ट्री में ये पढ़ेगा तो पहला तो ये लेबर बनने से रुकेगा, दूसरा ये विद्वान बनेगा, और जब ये विद्वान बनेगा तो यही बच्चा आपके लिए भगवान सिद्ध होगा, आपके पूरे समाज के लिए, आपके पूरे देश के लिए। तो इन बच्चों का सहयोग करें, शिक्षा पर काम करें। इन बच्चों को मोनास्ट्री में पढ़ाना ये देश का भी सबसे बड़ा काम होगा। इस समय इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए इस काम में हम सभी भाई जितने लोग हैं, इस देश के शुभचिंतक हैं, इस देश को अच्छा मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, वो सभी लोग मिल कर के काम करें और भारत के बच्चों को, घर घर के बच्चों को, गांव में रहने वाले बच्चों को मोनास्ट्री के भेजने के काम में लगें। नमो बुद्धाय। तासी देले रामानुज पटेल।